दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके अभी 2023 में लाया गया है और 1 जुलाई 2024 से इसको जारी कर दिया गया है या लागू कर दिया गया है। अब हम इसमें क्या बात करने वाले हैं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें ज़रूरी है आपका जानना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या क्या मुद्दे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको भी ये जानकारी चाहिए थी तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं और दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए ताकि सारी अपडेट्स जो है आपको यहाँ मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंग्लिश में इसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडियन एविडेंस IEA कहलाता था और ये IEA 1872 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1872 में, अंग्रेजों के जमाने में। ठीक है, लोगों का तो यही कहना है कि अंग्रेजों के जमाने का ये अधिनियम था और आज की इस दैनिक चर्या में, मतलब समय में, ये उतना उपयुक्त नहीं था क्योंकि नई चीजें हैं, नए बदलाव के साथ रहनी चाहिए। तो वही चीज सरकार ने किया है, नया अधिनियम लागू किया और यहां अब उसको लागू कर दिया गया है। इसके हिसाब से ही चीजें बनाई जा रही। तो भैया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखो भैया, यहाँ पे जो धाराएं हैं, कुल 170 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 170 धाराएं हैं इसमें, जिसमें से 24 धाराओं को संशोधित किया गया है। 24 धाराओं को संशोधित किया गया है और साथ ही साथ यहां पे 2 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। क्या? 2 नई धाराएं। आपको बता दें कि जो 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें 167 धाराएं थी। कितनी? 167, 167 सेक्शंस हुआ कर रहे थे, जिसमें से 6 धाराओं को निरस्त कर दिया गया पूर्णतः। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है। अब नया कौन सा लागू हो जाएगा? 2023 वाला, और इसमें 170 धाराएं हैं, 24 धाराओं में संशोधन और 2 नई धाराएं जोड़ी गई। ठीक है, क्या क्या नए जो प्रावधान है, पहले तो अपन बरकरार क्या क्या है, यानी क्या क्या वही की वही रखी हैं चीजें, वो देख ले। तो भाई बरकरार प्रावधानों में बात करें तो स्वीकार साक्ष्य जो है, क्या क्या स्वीकृत किए जाएंगे साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में, तो वो भैया कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षकार ही केवल क्या कर सकते हैं? स्वीकार साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। जो कानूनी कार्यवाही में शामिल हैं पक्षकार वही कर सकते हैं। दूसरी चीज साबित तथ्य। साबित तथ्य में क्या है? यदि साक्ष्य दी गई परिस्थितियों में उचित कार्यवाही का समर्थन करते हैं, दी गई परिस्थिति, जो रिस्पेक्टिव जो भी क्राइटेरिया बना है उन परिस्थितियों में, उसमें अगर उचित कार्रवाई का समर्थन करते हैं तो न्यायालय द्वारा यहां साबित तथ्यों को स्वीकार किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज पुलिस की स्वीकारोक्ति। पुलिस की स्वीकारोक्ति का मतलब यह है कि आमतौर पर इसको अस्वीकार किया जाता है, पुलिस के द्वारा जो चीजें दी गई हैं उसको नहीं माना जाता है ना, लेकिन मजिस्ट्रेट अगर उसको दर्ज कर लेता है तो वो स्वीकार हो जाएगा, दर्ज ना करेगा तो अस्वीकार हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या बदलाव आए? बदलावों की बात करें यहां पे तो भाई जो संशोधित धाराएं हैं, 24 धाराओं में संशोधन किया गया, यह हमने अभी डिस्कस किया यहां पे, ताकि उन्हें क्या किया जाए? आज के वर्तमान प्रोस्पेक्ट में, आज के परिप्रेक्ष्य में ढाला जा सके और प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाया जा सके। नई धाराएं जो है 2 जोड़ दी गई हैं, जो कि नई परिस्थितियों या मामलों को कवर करेंगी, और जो निरस्त करी गई हैं धाराएं, उनमें से 6 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं क्योंकि अब ये किसी काम की है नहीं, आज वर्तमान प्रोस्पेक्ट में वो किसी काम की नहीं, अप्रासंगिक हो गई हैं, इसलिए उनको हटा दिया गया है। कोई दिक्कत? बढ़िया। चलिए आगे हम अगर बात करें यहां पे तो क्या क्या बदलाव हुए हैं इस अधिनियम में, क्या क्या बदलाव हुए हैं? तो सबसे पहली चीज जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कानूनी दर्जा। अभी तक नहीं चलता था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, क्योंकि पहले नहीं, 1872 में कहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे। ठीक है, सो उसमें नहीं ऐड किया गया था। अभी क्या कर दिया, यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है साक्ष्य अधिनियम में वो यही कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को कानूनी दर्जा दिया गया है। हालांकि ये चर्चा का विषय भी है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कागजी दस्तावेजों के समान ही कानूनी दर्जा दिया गया। ठीक, बहुत जरूरी भी हो गया था ये, क्योंकि अब डिजिटल हो गया है इंडिया,
तो भाई सारे लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं, उसी के हिसाब से ये व्यवस्था बनाई गई है। डेटा संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भाई बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, वो मेमोरीज में रखे जाते हैं या सेकेंडरी मेमोरीज में रखे जाते हैं, उपकरणों में होता है, डिवाइसेस वगैरह में। तो वहां पे यहां क्या किया है, इसको भी स्वीकार साक्ष्य माना गया है। साथ ही साथ यहाँ पे मौखिक साक्ष्य, भाई जो मौखिक साक्ष्य है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको साक्ष्य बनाने की अनुमति दे दी गई, रिकॉर्ड करने की। बेसिकली आप ये सोच सकते हैं कि मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक तब्दील कर देंगे और वो साक्ष्य के रूप में उसको अनुमति दे दी गई। द्वितीयक साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द्वितीयक साक्ष्य में इसको वर्णित किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे संयुक्त मुकदमे का प्रावधान भी ऐड किया गया। संयुक्त मुकदमे का क्या मतलब है, तो संयुक्त मुकदमे का मतलब है कि कोई अपराध किया है, एक ही प्रकार के अपराध बहुत सारे लोगों ने किए हैं, तो क्या है ये संयुक्त मुकदमा। हाँ, अब वो भी क्या कब हो जाएगा, जब यहाँ पे गिरफ्तारी वारंट का आरोपी जवाब नहीं देता है। समझ पा रहे हो, तो ये बेसिक चीजें यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं प्रमुख बदलाव के रूप में। चलिए और क्या चीजें हैं, अब यहाँ जो है वो मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं इसको लेके वो अपन डिस्कस करें कि क्या लोगों में चर्चाएं चल रही हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेके क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऐड किया गया है, क्योंकि यही तो ऐड किया गया है बड़े पैमाने पे। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ संभव है, बिल्कुल संभव है भाई, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी चीज को किया जा सकता है ना आपस में। तो यहाँ बहुत सारी चिंताएं हैं लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ से संबंधित, जैसे तलाशी, जब्ती और जांच प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं उनसे छेड़छाड़ की जा सकती है। भाई सच्चाई है, कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण पत्र की आवश्यकता, भाई क्या हो रहा था कि अभी तक जो प्रमाण पत्र या जो साक्ष्य थे उनको क्या करना, स्वीकार करने के लिए अभी तक क्या होना था, दस्तावेज के रूप में प्रमाण पत्र के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, तो ये एक ऑप्शन। वर्गीकरण का विरोधाभास, दो अलग चीजों का विरोध हो रहा है। कैसे हो रहा है कि अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजों के रूप में क्या कर रहा है, वर्गीकृत तो कर रहा है, अब भाई वो दस्तावेज के रूप में भी वर्गीकृत कर रहे हैं और प्रमाण पत्र, समझ रहे हो, तो ये विरोधाभास हो रहा है वर्गीकरण। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट और विधि आयोग के द्वारा सुझाव जो दिए गए थे उनको नहीं ऐड किया गया, तो वो भी एक चर्चा का विषय है कि क्यों नहीं किया गया, है ना भाई। ये बड़ी कम जो आप टॉप लेवल की संस्थाएं हैं इस न्याय से रिलेटेड या विधि से रिलेटेड, उनकी कुछ चीज़ों को दरकिनार आपने कर दिया, तो वो तो यहाँ जैसे एक चीज़ थी दबाव और यातना के बारे में। भाई देखो हमेशा से होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बहुत सारी जगह आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। तो वही चीज़ है कि एक नियम है इसमें कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की जानकारी का उपयोग किया जा सकता है, यह सीधे किसी खोजे गए तथ्य से संबंध है, इससे दबाव यातनाएं की चिंताएं बढ़ जाती है। भाई उसका प्रयोग आप कर रहे हो हिरासत में किसी व्यक्ति के द्वारा जो जानकारी मिल रही है या उसके खिलाफ ही कर रहे हो, तो दबाव आप उस पर बना रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय है, नहीं तो व्यक्ति में कैसे आज़ादी आ पाएगी। ठीक, दूसरी चीज़ है पुलिस की जिम्मेदारी में। यहाँ पे क्या होता था कि हिरासत में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पुलिस की जिम्मेदारी होती थी, अभी इधर क्या कर दिया है कि इस जिम्मेदारी का बहिष्कार, मतलब पुलिस की जिम्मेदारी यहाँ शामिल ही नहीं करी गई है। अगर आप पुलिस हिरासत में हो और कुछ गलत हो जाता है तो वो किसकी जिम्मेदारी, वो होती तो पुलिस की थी, अभी उसको शामिल ही नहीं किया गया है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि ये चिंताएं बढ़ रही हैं। और यही कुछ मुद्दे हैं जिन पे लोगों का यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA, जिसको हम बोलेंगे आगे चल के, अभी तक IAA बोलते थे, अब BSA बोलेंगे 2023। ठीक है, तो मुझे लगता है ये प्रमुख चीज़ें जो जानना ज़रूरी थी आपको यहाँ BSA से संबंधित, वो आपको बता दी गई है। अब भी क्या चीज़ें हैं जो नई चीज़ें हैं डिटेल में, तो हम आगे कभी वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था। अगले वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, एक और अधिनियम बचा है, जी हाँ, उसकी बात कर लेंगे। और साथ ही साथ इसको दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उन तक जानकारी पहुंच जाए, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.